Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. So friends, today we are going to have a brief discussion on the budget, latest budget for financial year 26, and a thorough discussion for this budget we will be doing on the live session in the upcoming days. So in this brief discussion जो भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है हम सिर्फ उसी को लेके जो है ये जो ब्रीफ डिस्कशन है उसको करेंगे. नाउ द बजट, दिस ईयर बजट, it is mainly focusing on the four different parameters. This is focusing on agriculture sector, MSME sector, total overall investments and export enhancement. ठीक है. So these are the engines of growth which has been declared by the government. अब अगर बात की जाए बजट की तो विकसित भारत जो है, एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत, तो भारत विकसित भारत कैसे बने? अगर ग्रोथ एक्सेलरेटेड है तभी हो पाएगा. सिक्योर इंक्लूसिव ग्रोथ. नाउ ग्रोथ शुड कम विद इक्विटी एंड inclusivity. Now enhance spending for power of India's rising middle class. Now this budget, we can say this budget is mainly focused on middle class. तो इस बजट में आपको टैक्स कंसेशंस भी दिए हैं, बहुत सारी और एडवांटेजेस दिए हैं which are mainly focusing on the middle class, rising middle class. Then प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को एनहांस करने की बात की गई है एंड अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स. अगेन हाउस होल्ड, मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड क्या है आपका? मिडिल क्लास जो बढ़ रहा है, तो उसके सेंटिमेंट्स को बढ़ाएंगे तभी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो फिजिबल है इंडिया में. नाउ इन दिस बजट, नाउ फर्स्ट it is focusing on the agricultural growth. Now for agricultural growth, we all know that India's around 45% of the labor force, it is engaged into the agricultural activities, and the rural India, 70% of the rural India is directly dependent upon the agricultural income. So agricultural growth is the must thing, क्योंकि rural growth चाहिए आपको तो agricultural growth चाहिए. और अगर इंडिया में पॉवर्टी को कम करना है तो भी उसका सबसे बड़ा जो सोर्स बन सकता है दैट इज एग्रीकल्चरल ग्रोथ. ठीक है. सो फॉर द एग्रीकल्चरल ग्रोथ सबसे पहले अगर देखा जाए, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम. वी हैव दैट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम. नाउ अंडर दिस किसान क्रेडिट कार्ड, the small farmers, fishermen, they will get up to 5 lakh rupee loan. ठीक है. Facilitate short term loans for 7 crore farmers, fishermen, dairy farmers with enhanced loans capacity up to 5 lakh. So क्रेडिट कार्ड जो है, एक चीज जो है सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट क्या है? शॉर्ट टर्म में आपको इजी लोन फैसिलिटी है, आपको बार बार बैंक नहीं जाना. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने यहीं पे किसानों के लिए 5 लाख तक की इसकी लिमिट जो है एनहांस कर दी. ठीक. नाउ द प्राइम मिनिस्टर धन धन्य कृषि योजना, डेवलपिंग कृषि डिस्ट्रिक्ट्स और एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. नाउ गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द स्टेट लेवल, ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है. सो 100 डिस्ट्रिक्ट्स वुड बी कवर्ड एंड लाइकली टू हेल्प अराउंड 1.7 crore farmers. So government would be focusing on first 100 districts and it would be trying to uplift the overall agricultural production in those particular districts. Now mission for cotton productivity. Government has started 5-year mission to facilitate improvement in cotton productivity. Cotton belts are there. ठीक है. एंड अगर हम टेक्सटाइल बिजनेस की बात करें तो भी वहां पे आपको कॉटन चाहिए. ठीक. और आज की डेट में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज फाइटिंग फॉर द ग्लोबल पेनिट्रेशन. आपको बताना चाहूंगा, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज फाइटिंग विद और इट इज कंपीटिंग विद चाइनीज इंडस्ट्री. इट इज ऑल्सो कंपीटिंग विद इंडोनेशियन एंड बांग्लादेश इंडस्ट्री. क्लियर है. सो टू हैव फुटप्रिंट एट द ग्लोबल लेवल एंड टू सेव आर what we can say our positions at the global market level, so government has started focusing on cotton productivity. Now Makhana board in Bihar, this budget is also another feature of this budget is गवर्नमेंट ने इस बजट में बिहार के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और उसके लिए शायद मुझे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ड्यू टू वेरियस पॉलिटिकल रीजंस एज वेल. ठीक है. सो मखाना बोर्ड, अब देखिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है. There are various different boards which have been set up by the government, like tea board is there, coffee board is there. ठीक है. different boards are there. तो आपको पता होना चाहिए कौन सा बोर्ड जो है वो कहाँ पे है. So मखाना board has been established, government is going to establish this मखाना board in the state of Bihar. ठीक. And national mission for high yield seeds. Now the problem with India
though 45% of India's population is engaged, or not the population, labor force is engaged into the agriculture sector, but the overall agricultural productivity in India, it is very low or below the average अगर हम बात करें, ठीक. तो now we have started, or we will be starting focusing on high yield variety seeds, ठीक है. Like through green revolution, what we did, through the green revolution we introduced high yield variety seeds. तो अब भी हम क्या चाहते हैं, high yield variety seeds we are going to introduce these processed seeds which would be providing higher yield, which would be pest resistant and climate resilient seeds would be introduced in Indian agriculture. तो ultimately कम लैंड पीस में भी आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिससे फार्मर की इनकम को एनहांस किया जा सकता है, ठीक है. नाउ आत्मनिर्भर इन पल्सेस, अगेन पल्सेस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा फोकस भी, आपको भी पता है लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने जो है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस रखा है, और हो भी, क्योंकि न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे होना भी चाहिए. सो मेन 3 चीज़ों के ऊपर आपका पल्सेस के ऊपर फोकस है, तूर, उड़द एंड मसूर. डेवलपमेंट एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रिजिलियंट सीड्स, जो हमने ऊपर बात की है, वो अवेलेबिलिटी करवाई जाएगी. प्रोटीन कंटेंट, क्योंकि पल्सेस आपका हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोटीन सप्लायर्स हैं, तो प्रोटीन मेक श्योर किया जाएगा आपकी डाइट में, ठीक है. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अगेन आत्मनिर्भर इन पल्सेस का मतलब है नाउ वी आर द पल्सेस जो है ना, वो आपके फूड बास्केट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक. आज की डेट में पल्सेस इंडिया में प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत कम है, ड्यू टू विच वी आर फोर्स टू इंपोर्ट दीज पल्सेस, जिसकी वजह से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होती है, और उस इन्फ्लेशन से आपका जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है. तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने पल्सेस के आत्मनिर्भरता की बात की है. इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी, ठीक है. रूरल इकोनॉमी के ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करना चाहती होगा भी. रीज़न 66% के अराउंड आपकी जो पॉपुलेशन है that is living into the rural areas, ठीक है. So you have to have focus on the rural development. Now the next thing, it is about MSME sector. MSME सेक्टर सेकंड ग्रोथ इंजन जो है वो आपका MSME है. वाई? बिकॉज अगर इंडिया की बात की जाए, MSME बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपके इंडिया की ओवरऑल अगर बात की जाए प्रोडक्शन की, तो करीब 45% ऑफ द प्रोडक्शन इज कमिंग फ्रॉम द MSME सेक्टर. अगर आपके इंडिया में हम बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो करीब 40% ऑफ द एक्सपोर्ट्स आर कमिंग फ्रॉम द MSME सेक्टर, ठीक है. सो प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट्स है, और अगर बात की जाए आपकी ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट के केस में भी अराउंड 50% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द MSME सेक्टर ऑफ इंडिया. तो आपका MSME सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है, और कहीं भी किसी भी कंट्री में MSME सेक्टर के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है. वो प्रॉब्लम क्या है कि MSME जो है मेजॉरिटी इंडिया वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जिसकी वजह से इनफॉर्मल है. इनफॉर्मल का मतलब है दे आर नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड क्योंकि छोटे स्केल का है तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा नहीं है, उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक. बट बिकॉज दिस MSME सेक्टर इज प्रोवाइडिंग यू मेजॉरिटी अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब क्रिएशन, क्योंकि MSME जो है मेन MSME आपका मैनुअल लेबर फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा है इंडिया को ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को ऊपर लेके जाने के, ठीक. अब अगर बात की जाए, सबसे पहली बात तो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द UPSC परस्पेक्टिव, MSME की डेफिनेशन को ही बदल दिया गया है इस बजट में, ठीक है. इससे पहले देखिए, नाउ MSME एक बार इसकी डेफिनेशन बदली गई थी ड्यूरिंग कोविड, ठीक. नाउ अब दूसरी बार इसको रिफाइन किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल MSME कैन बी डिफाइंड ऑन 2 डिफरेंट बेसिस, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर. क्लियर है? इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर. नाउ बी इट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और अ सर्विस कंपनी, फॉर बोथ द डेफिनेशन इज सेम. नाउ अर्लियर it was 1 crore. For micro enterprise, the investment level was 1 crore. It has been enhanced to 2.5 crore. Small enterprise, it was 10 crore. Now it has been enhanced to 25 crore. And medium enterprise, earlier the investment was 50 crore. Now it has been enhanced to 125 crores. That means up to 125 crores, if your investment is there, you will be considered as a medium enterprise. ठीक है? And for the turnover, earlier it was 5, now it is 10 for the micro.
then it was 50, now it is 100 for the small, and for medium earlier it was 250 crores, now it has been enhanced to 500 crore. तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा. वो बेनिफिट क्या है? बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो थी वो एमएसएमई से जो बाहर थी, these industries were not able to get the benefit of various government schemes. Now all these industries will also fall into MSME category. तो गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट लेके देयर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी. ठीक है. अब अगर बात की जाए MSME के लिए, तो स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स जो है, 5 lakh first time entrepreneurs, this will include women, scheduled caste, scheduled tribe, each and every one. ठीक है. Now to be launched to provide loan up to 2 crore. ठीक. 5 lakh जो है फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है, उनको 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा टू स्टार्ट देयर बिजनेस. ठीक है, एज पर दी न्यू स्कीम इन द नेक्स्ट 5 years. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद मैंडेट टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग मिशन, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है. 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आउटपुट उसकी कम है. ठीक है, बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन और लेबर फोर्स वही एंगेज्ड है, तो उसको शिफ्ट कर रहे हैं हम कहाँ? सेकेंडरी में. तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस हमारा बहुत ज़्यादा है. और मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ बिजनेस को भी कम करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहांस करना. देन फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स इन द डिमांड जॉब्स. अब एक इंडिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, अब आपको भी पता है एआई आ गई, मशीन लर्निंग आ गई, जिसकी वजह से एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, दिस लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, AI, मशीन लर्निंग, दीज आर डेट्रीमेंटल फॉर इंडियन वर्कफोर्स. क्योंकि आपको पता है इंडियन वर्कफोर्स, अगर हम सर्विसेज की बात कर ले, IT सर्विसेज जो है हमारा बहुत बड़ा एक चंक है सर्विस सेक्टर का, और अगर AI उस आती है, सो देयर आर चांसेस दैट IT सर्विसेज जो है उसमें हमें एक डेंट देखने को मिल सकता है. पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए हम व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स सो दैट वी कैन बिकम फ्यूचर रेडी फॉर दोज वर्क, those kind of works. ठीक है. A vibrant and dynamic MSME sector should be there. Availability of technology, we are willing to enhance the availability of technology. Then quality products, as I said, MSME में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है, वो कंपैरेटिवली पुअर है. रीजन, क्योंकि मेजॉरिटी MSMEs आर माइक्रो इन नेचर. माइक्रो है तो उनके पास इन्वेस्टमेंट का इतना पैसा नहीं है दैट दे कैन इन्वेस्ट ऑन द मशीन्स एंड ऑल, जिसकी वजह से क्वालिटी जो है वो सफर करती है. एंड due to this poor quality, we are not able to sell our products in the international market at the competitive pricing. ठीक है. अब measure for labor intensive sector, लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं, फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स. फुटवेयर लेदर सेक्टर के ऊपर फोकस किया है गवर्नमेंट ने. यहाँ पे कुछ ना कुछ रिबेट्स दिए इंडस्ट्री को ताकि इसको डेवलप किया जा सके. मेजर्स फॉर टॉय सेक्टर, अब आपको पता है, अब मार्केट में आप जाओगे अगर, तो टॉयज़ जितने भी हैं अगर आप देखोगे मेड इन इंडिया तो बहुत ही कम मिलेंगे आपको. ठीक है, मेजॉरिटी टॉयज़ आपकी इंडस्ट्री जो है दिस इज़ डोमिनेटेड बाय चाइनीज़ टॉयज़. तो इंडिया में हम टॉय इंडस्ट्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि इंडिया मेड हम टॉयज़ जो हैं वही, अरे इतनी बड़ी हमारी इंडियन मार्केट है यार, इतने लोग हैं, इतने है ना पॉपुलेशन साइज़ है. ठीक, तो अगर इंडियन मेड टॉयज़ ही यूज़ करने लगे तो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा. और ये टॉय जो इंडस्ट्री है ये MSME का पार्ट बनेगी, है ना. और MSME मतलब क्या, अब चाइना में क्या है, हर घर में इंडस्ट्री है, क्या बना रहे, टॉय बना रहे, कुछ भी बना रहे. तो वही चीज़ जो है हम यहाँ पे उसको भी डेवलप करना चाहते हैं. दीज आर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. एंड फूड प्रोसेसिंग, अगेन फूड प्रोसेसिंग तो आप ये मान के चलिए कि ये सबसे बड़ा आपका एक हथियार है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ इंडियन फार्मर. ठीक, क्यों? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी कहाँ? एग्रीकल्चर एरिया के पास, जहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई इजीली हो. तो वो कहाँ पे हो सकती है? रूरल एरिया में. और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए और आप लेबर कहाँ से हायर करोगे? फ्रॉम विद इन दोज रूरल एरियाज. तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ये आपकी 2 चीज़ों में हेल्प करेगी, पॉवर्टी रिडक्शन में भी और शिफ्टिंग द फोर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर टूवर्ड्स द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. ठीक, नाउ नेक्स्ट थिंग जो है ये हमने डिस्कस कर ही लिया है. ठीक है, नाउ अब बात आती है इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन. अगेन बात क्या है आपकी? स्किल डेवलपमेंट की. ठीक है, सो गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन एनहांसिंग द स्किल सेट ऑफ अवेलेबल लेबर फोर्स ऑफ इंडिया.
सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटीज इन आईआईटीज के ऊपर बजट में फोकस किया गया है, ठीक है। आईआईटीज में नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाने का एंड नंबर ऑफ आईआईटीज को बढ़ाने का, एंड डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ठीक है। कैंसर एक इंडिया की एक प्रॉब्लम बनती जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती जा रही है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, नाउ भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम अगेन इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है। क्या है, क्योंकि जितनी भी हमारी इंडियन लैंग्वेज बुक्स हैं स्कूल लेवल और हायर लेवल, हम उसको क्या करना चाहते हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और आपको भी पता है कि आज की डेट में इन्वायरमेंट को सेव भी करना है, ठीक है, और अपनी नॉलेज को सेव भी करके रखना है, तो उसके लिए दिस स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। नाउ 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग to be set up with global expertise and partnerships. Clear है? Atal Tinkering Labs, 50,000 labs to be set up in the government schools in next 5 years. Atal Tinkering Labs जो है, Atal Tinkering Labs, sorry, ये है क्या? ये आप ये मान के चलो कि हर बच्चे को जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये फैसिलिटी दी गई है। जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वहाँ पे लैब इंफ्रा इतना नहीं है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल जो नॉलेज है बच्चों को मिलनी चाहिए दैट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। सो विद द एक्सपेंशन ऑफ दीज अटल टिंकरिंग लैब्स, गवर्नमेंट उस R&D के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, ठीक है। और इंडिया में एक R&D का भी बहुत बड़ा इशू है, चाहे कोई भी सेक्टर है, वी आर नॉट वेरी मच फोकस्ड ऑन दी R&D इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। और ये तो ग्लोबल लेवल की भी स्टडीज है कि इंडिया में R&D के ऊपर बहुत कम पैसा खर्च होता है और हम उस चीज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया है हम लोगों ने, ठीक है। नाउ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन विद अ टोटल आउटले ऑफ 500 करोड़। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज की डेट में बहुत बड़ा नाम बन चुका है एंड यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप सीक जो अभी न्यूज़ में चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। रीज़न, यूपीएससी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाती है, ठीक, चाहे वो फिर आपका प्री लेवल हो चाहे आपका मेंस लेवल हो, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल द गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन द रूरल एरियाज अगेन फॉर स्किल एनहांसमेंट, एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। इंडिया में एक और बड़ी प्रॉब्लम है मेडिकल इंफ्रा, ठीक, नंबर ऑफ डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल इंफ्रा को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर स्कीम। 10,000 एडिशनल सीट्स विद द गोल ऑफ एडिंग 75,000 सीट्स इन द नेक्स्ट 5 years, ठीक। पीएम स्वानिधि योजना, ठीक है, टू बी रिवैम्प्ड विद एनहांस्ड लोन्स फ्रॉम बैंक, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट। एंड द लास्ट वन, वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक, गिग वर्कर्स भी आते हैं और इनको प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी बोला जाता है, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है, जो ऊबर के साथ काम कर रहा वर्कर है, ओला के साथ काम कर रहा वर्कर है, स्विगी के साथ काम करने वाला वर्कर है, नाउ दीज आर वर्किंग विद अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो ये बहुत ज़्यादा वर्नेबल होते हैं, है ना। तो इनकी वर्नेबिलिटी को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है और जो हमारे लेबर कोड्स हैं उनमें भी इन गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की जो है बात की गई है, ठीक। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑन द ई श्रम पोर्टल एंड हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना, वर्कर्स हैं और ये प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, तो पहले दीज वर नॉट अलाउड टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन द ई श्रम पोर्टल। अब ये ई श्रम पोर्टल अगर देखा जाए तो है क्या, एक तो यूपीएससी के कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है, पोर्टल है, उसका काम क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और दूसरी बात ई श्रम पोर्टल है, वंस यू गॉट रजिस्टर्ड ऑन दिस पोर्टल, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वर्कर्स के लिए, चाहे वो पेंशन स्कीम है, चाहे कोई भी बेनिफिट है, ऑल वुड बी प्रोवाइडेड थ्रू दिस ई श्रम पोर्टल। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट जो है आपका investing in people, economy and innovation, again the same one. Support to the states for infrastructure. Now center has shifted its focus. पिछले 10 साल से या कई सालों से the central government was mainly what we can say investing into the economy, ठीक है। It was the sole responsibility of the central government to invest into the economy and to boost up the economy, ठीक है। But अब सेंटर ने क्या बोला, सेंटर ने कमांड दी है स्टेट्स को that we will be giving you 1.5 lakh crore loan, ठीक है, for next 50 years interest free loan we will be giving it to you and it is your responsibility to develop the infrastructure of your state,
ठीक है। और इंडिया, भारत जो है वो बना कैसे है, स्टेट्स को मिला के ही तो बना है। एंड इफ ईच एंड एवरी स्टेट स्टार्ट फोकसिंग, अब स्टेट्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ही कमी है जिसके कारण दे आर नॉट एबल टू स्पेंड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। तो वो फाइनेंशियल जो क्रंच है, जो इशू है, वो सेंटर ने सॉल्व किया। बट नाउ डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स, it is the responsibility of the state governments to develop the infrastructural facilities in their respective states। ठीक है। जल जीवन मिशन, नाउ जल जीवन मिशन के थ्रू क्या है, गवर्नमेंट जो है आपको टैप्ड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है। ठीक, सो गवर्नमेंट का एम है 100% अचीवमेंट। ठीक, एंड बाय द ईयर 2028। नाउ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, अगेन पावर सेक्टर इंडिया को अगर आपको डेवलप करना है, इंडस्ट्री अगर आप लेके आना चाहते हो, तो आपको 24 आवर्स पावर सप्लाई चाहिए, सबसे पहली चीज़। बट इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ पावर वो कम है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है। क्यों? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द डिस्कॉम्स इन इंडिया, डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज, पावर डिस्ट्रीब्यूटरीज, वो क्या है, दीज आर स्टेट ऑन्ड। एंड स्टेट ऑन है तो उनको वही वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड ऑल, उसके कारण फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, लाइक इन पंजाब फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज देयर। नाउ इन वेरियस अदर स्टेट्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और सब्सिडाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज देयर, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है वो लॉस मेकिंग है, और उसकी वजह से ओवरऑल इंडिया में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सिनेरियो है वहां पे गड़बड़ है। बट अगर इंडिया को आपको डेवलप करना है तो आपको पावर सेक्टर में फोकस करना होगा, चाहे वो रीन्यूएबल से पावर जनरेशन हो, चाहे वो नॉन रीन्यूएबल से पावर जनरेशन हो। तो उसके लिए इंसेंटिवाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स एंड ऑगमेंटेशन ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन, अगेन आई सेड इंट्रा स्टेट, क्योंकि हर स्टेट की डिस्ट्रीब्यूटरी अपनी है, तो इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक, एडिशनल बोरोइंग ऑफ 0.5% ऑफ द स्टेट जीडीपी, whatever their state GDP is there, state productivity is there, 0.5% of extra borrowing they can take to enhance their power distribution systems। ठीक, अब आगे चलते, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, मोनेटाइजेशन की बात हो रही है, सेल की बात नहीं हो रही। ठीक है, देयर इज एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन और स्कीम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। अंडर दिस स्कीम व्हाट गवर्नमेंट डज डू, गवर्नमेंट जो है एग्जिस्टिंग जो उनकी एसेट्स हैं, आइडल एसेट्स जिनको बोल सकते, गवर्नमेंट इज लीजिंग आउट दोज आइडल एसेट्स एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग दैट मनी टू बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंटल पर्पस। तो इसमें भी क्या है, गवर्नमेंट लॉन्च टू प्लॉ बैक द कैपिटल ऑफ 10 लाख करोड़ इन द न्यू प्रोजेक्ट्स, वहां से पैसा निकाल के नए प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लाइक R&D, AI एंड ऑल, उसमें ये ज्यादा पैसा डाला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्बन चैलेंज फंड, 1 लाख करोड़ टू इंप्लीमेंट द प्रपोजल फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब्स। अब एक चीज आपको और बताता हूं, इंडिया में अराउंड 35% ऑफ योर पॉपुलेशन इज लिविंग इन द अर्बन एरियाज, है ना। बट अगर ओवरऑल जीडीपी की बात की जाए तो इंडियन जीडीपी का करीब करीब 70% इज कमिंग फ्रॉम अर्बन एरियाज। 34-5% पॉपुलेशन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 70% टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ इंडिया। वो बाय डिफॉल्ट दिखता भी है। सर्विस सेक्टर मेजॉरिटी कंट्रीब्यूटर है, वो सारा का सारा कहाँ से चलता, अर्बन सेंटर से चलता। उसके बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, वो कहाँ से चलता, अगेन आपके अर्बन एरिया से चलता है। क्लियर है? तो यहाँ पे सिटीज एज अ ग्रोथ हब के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रा है उसके डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ठीक, नाउ मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, a maritime development fund with the corpus of 25,000 crore for long term financing with up to 49% contribution by the government। ठीक है, अब देखो, अगर इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनना है तो उसको अपने मैरीटाइम के ऊपर फोकस करना होगा, उसको अपने कोस्टल रीजन्स के ऊपर फोकस करना होगा, कोस्टल इंफ्रा के ऊपर फोकस करना होगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट इज एनहांसिंग दैट डेवलपमेंट, मैरीटाइम डेवलपमेंट। नाउ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, Nuclear Energy Mission, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up for active partnership with the private sector। आज तक इंडिया में जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसमें बहुत बड़े पेंच जिसको बोल सकते वो है। अगर कोई न्यूक्लियर डैमेज हो गया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, द फैसिलिटी, द ऑपरेटर ऑफ द फैसिलिटी। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। अगर आप न्यूक्लियर बिल की बात करो, जो हमने यूएस के साथ भी साइन किया था, न्यूक्लियर डील, ठीक है, उसमें भी बहुत बड़े इश्यूज थे। तो अब
क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर बात की जा रही, विकसित भारत की बात की जा रही। मैंने अभी आपको बताया कि आपको एनर्जी को सॉर्ट आउट करना होगा, एनर्जी सेक्टर को आपको सॉर्ट आउट करना है। तो एनर्जी का एक बड़ा जो सोर्स हो सकता है आपके पास वो है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। बट अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करना चाहते हो, यू हैव टू हैव द पार्टिसिपेशन कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो उसके लिए वी आर टॉकिंग अबाउट अमेंडमेंट इनटू द बिल्स, ठीक है। देन उड़ान, उड़ान इज अ रीजनल स्कीम। उड़ान स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बता रहे थे दैट विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम जो है 1.5 करोड़ पीपल दे हैव ऑलरेडी टेकन द बेनिफिट फ्रॉम दिस उड़ान स्कीम। उड़ान स्टैंड फॉर उड़े देश का आम नागरिक। इट इज अ स्कीम फॉर सिविल एविएशन सेक्टर, ठीक है। फॉर योर नॉलेज, इट इज अ स्कीम फॉर सिविल एविएशन सेक्टर, जिसमें सब्सिडाइज्ड प्राइजेस के ऊपर जो है पैसेंजर्स को जो आपकी टिकट्स हैं वो सेल की जाती हैं। और अंडर उड़ान स्कीम जो आपके अनकनेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है, चाहे वो हिल एरियाज हैं, उनको एयरवेज के साथ जो है कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्लियर है? और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्कीम भी रही है ये। और अंडर उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी ऑफ टू 120 न्यू डेस्टिनेशंस वुड बी डन अंडर दिस उड़ान स्कीम। मैंने अभी आपको बताया कि जो अनकनेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है, अनकनेक्टेड नॉट फ्रॉम द रोड साइड, अनकनेक्टेड फ्रॉम द एयरवेज, है ना, तो उसको एयरवेज के साथ कनेक्ट करने की बात की जा रही है। अब क्यों? अगर विकसित भारत की बात कर रहे हैं आप लोग, so you have to develop all your mediums of transportation. अब India is having one of the largest network of roadways and railways, but roadways and railways जो है उनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टाइम का। और अगर आप विकसित भारत की बात कर रहे हो तो आपको टाइम भी सेव करना है। और आपको इंडिया की आप देखिए कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं, दीज आर हिल स्टेट्स। तो हिल स्टेट से नॉर्मल प्लेन एरिया में आने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, है ना। बट इफ़ यू आर कनेक्टिंग दिस विद द एयरवेज तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाएगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत टाइम आपका सेव होगा, ठीक है। सो दैट टाइम यू वुड बी एबल टू पुट इनटू द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार। मैंने एज आई सेड दिस ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, और मान के चलिए ना कुछ भी, तो बिहार के ऊपर इस बजट में जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। वहाँ पे कई नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके लिए बजटरी एलोकेशन किया गया है, ठीक है। स्वामी फंड 2.2 15,000 करोड़ फॉर एक्सपीडिशियस कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस। ब्लेंडेड फाइनेंस मतलब क्या है? मल्टीपल जो आपके फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स वुड बी देयर, इट विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम वन एंटिटी, मल्टीपल एंटिटीज वुड बी देयर, ठीक। अब अगर बात की जाए टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ, अब टूरिज्म की बात की गई है। इंडिया में बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, बट द प्रॉब्लम इज ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज, ड्यू टू लैक ऑफ मार्केटिंग, ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स विद द टूरिस्ट गाइड्स एंड ऑल, वी आर नॉट एबल टू टैप इनटू दैट टूरिस्ट जो आपका इकोसिस्टम है, ठीक। तो अब इंडिया में हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स टू बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, ठीक है। देन इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रीमलाइंड ई वीजा फैसिलिटी टू एनहांस द टूरिस्ट सेक्टर ग्रोथ। Now intensive skill development programs for our youth. Skill development again, टूरिस्ट सेक्टर के लिए स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़ी कमी है, तो उसको डेवलप करने की बात की जा रही है। एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स टू द स्टेट्स वुड बी प्रोवाइडेड। अब मुद्रा जो लोन्स हैं, देखिए यहाँ पे ना यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। नाउ वी हैव वेरियस स्कीम्स लाइक प्रसाद स्कीम इज देयर, ठीक है। प्रसाद व्हाट इज दिस? पिलग्रिमेज सेंटर्स को डेवलप करने की स्कीम है। देन वी हैव हृदय स्कीम, ठीक है। तो ये जो स्कीम्स है आपकी, ये दोनों स्कीम्स क्या है? आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ही डेवलप करने वाली है, और उसके साथ ही ये एक नया जो हम लेके आए, ठीक। अब यहाँ पे मुद्रा लोन्स हैं। मुद्रा लोन्स आर जनरली प्रोवाइडेड फॉर द एमएसएमई सेक्टर। क्लियर है? जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसको मुद्रा लोन मिलते हैं, ठीक है, थ्रू सिडबी बैंक। अब ये होम स्टेज जो है, अब अगर आप किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर जाओ, होटल्स के साथ साथ एक और नया इंफ्रा खड़ा हो गया है जो आपको, है ना, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रहने की, वो क्या है? आपके होम स्टेज। बट ये होटल एंड होम स्टे दोनों में बहुत बड़ा गैप है। होटल इंडस्ट्री तो वो चेन्स है, उनके पास तो बहुत बड़ा पैसा है, बट जो होम स्टेज है, नाउ ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दोज फैसिलिटीज, ड्यू टू विच यू आर नॉट विलिंग टू, है ना, एंटर इनटू दोज होम स्टेज। तो होम स्टे बिजनेस को डेवलप करने, अब एक होम स्टे का एक और बड़ा बेनिफिट है क्या? लोकल जो लोग हैं वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। मतलब आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे घूमने गए
तो उसका सारा एडवांटेज जो है लोकल जो कम्युनिटी है उसी को मिले, चाहे वो खाने पीने का बेनिफिट है, चाहे रहने का बेनिफिट है. सो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड मुद्रा लोन्स फॉर दोज होम स्टेज. ठीक है. ईज ऑफ ट्रेवल एंड कनेक्टिविटी टू द टूरिस्ट डेस्टिनेशन. यस, गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द ट्रेवल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक, वो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात होगी. ठीक है. नाउ इन्वेस्टिंग इन पीपल, अगेन बात क्या है, पीएम रिसर्च फेलोशिप. एज आई सेड, इंडिया में जो है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, R&D. तो R&D के ऊपर फोकस किया जा रहा है. 10,000 फेलोशिप्स फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन IITs एंड IIS. ठीक. देन जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लास. नाउ जीन बैंक क्या होता है, आप अपनी क्रॉप जो है उसके बीज को, उसके सीड्स को, उसके जीन्स को, नॉट सीड्स, जीन्स को आप सेव करके रखते हो. कल को कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, ताकि फिर उस केस में आपके पास आपकी जीन हो, आप दोबारा से उस क्रॉप को ग्रो कर सको. सो सेकंड जीन बैंक जो है वी आर गोइंग टू डेवलप, ठीक, टू सेव आवर क्रॉप्स. नाउ ज्ञान भारतम मिशन. ज्ञान भारतम मिशन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स. अब इंडिया तो सब, पूरी दुनिया को पता है भाई कि इंडिया में जितनी हमारी नॉलेज थी, एंसेस्ट्रल नॉलेज जिसको बात की जा सके, है ना, वैदिक पीरियड से लेके जितनी हमारी नॉलेज है, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर देयर. ठीक. तो बट प्रॉब्लम क्या है, देयर इज नो फॉर्मल सिस्टम टू सेव दोज मैन्युस्क्रिप्ट्स. तो अब अंडर ज्ञान भारतम मिशन वी आर डेवलपिंग नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर नॉलेज शेयरिंग टू बी सेटअप. ठीक है. जितनी हमारी पुरानी नॉलेज है उसको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में सेव करके उसको आगे जो है डिस्कशन के लिए या शेयरिंग के लिए यूज किया जाएगा. ठीक. अब अगेन इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है. नाउ नेशनल जियो स्पेशल मिशन, सॉरी, नाउ टू डेवलप, वन सेकेंड, फाउंडेशनल जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा यूजिंग पीएम गति शक्ति फैसिलिटेशन मॉडल. नाउ पीएम गति शक्ति स्कीम है जिसके अंडर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थ्रू आउट इंडिया. चाहे वो फिर आपका रोड इंफ्रा है, ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, ईच एंड एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ पीएम गति शक्ति योजना. ठीक. नाउ प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स. अब एक्सपोर्ट्स मैंने आपको पहले भी बताया, इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है कि we want to become, though we are the 5th largest economy in the world, बट अगर बात की जाए एक्सपोर्ट वॉल्यूम की इंडिया के तो वो बहुत कम है, या बात की जाए ग्लोबल पेनिट्रेशन ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स की तो वो बहुत कम है. तो वी वांट टू एनहांस आवर एक्सपोर्ट पेनिट्रेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन हैज बीन, गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट with sectoral and ministerial targets to facilitate easy access to export credit, exporter को credit मिले, cross border factoring सपोर्ट एंड सपोर्ट टू MSME टू टैकल नॉन टैरिफ मेजर्स. अब देखिए नॉन टैरिफ मेजर्स क्या होते हैं, WTO का में भी आपने पढ़ा होगा. नॉन टैरिफ है जिसमें टैक्सेशन के थ्रू आपका बैरियर नहीं क्रिएट किया जाता, आपकी क्वालिटी को लेके बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट. सो MSME, एज वी हैव डिस्कस्ड, MSME सेक्टर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कंपैरेटिवली पुअर हो जाती है. ठीक. तो जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आती है. तो गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटी, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स सो दैट वी कैन एनहांस आवर ओवरऑल एक्सपोर्ट्स. मैंने आपको बताया करीब करीब इंडिया का 40-45% एक्सपोर्ट्स इज कमिंग फ्रॉम द MSME सेक्टर ओनली. ठीक है. नाउ भारत ट्रेड नेट, अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ट्रेड नेट for international trade will be set up as unified platform for trade documentation and financing solution. ये इंपॉर्टेंट बन जाता है. भारत ट्रेड नेट है क्या, ये एक आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ट्रेड सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एंड आपको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए. क्लियर है. नाउ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC as guidance to states for promoting global capability center. GCC stands for global कैपेबिलिटी सेंटर्स. ठीक है. इन एमर्जिंग टीयर 2 सिटीज. अब देखो यार, टीयर 1 सिटीज जो है वहां पे तो सारा इंफ्रा मिलेगा आपको. टीयर 2 सिटीज में क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आ गई. ठीक है. तो गवर्नमेंट और मेजॉरिटी जो आपकी पॉपुलेशन है, अगर अर्बन पॉपुलेशन की भी बात की जाए तो वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाके रहती है. तो टीयर 2 के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है. ठीक है. नाउ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो इज बीइंग डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक. अब अगर बात की जाए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की, फाइनेंशियल सेक्टर जितने भी रिफॉर्म्स चाहिए उसके लिए पैसा तो चाहिए ना. पैसे को ही यूज़ करके आप चाहे इंफ्रा की बात कर लो, एजुकेशन की बात कर लो, R&D की बात कर लो, स्किल डेवलपमेंट की बात कर लो, दैट इज ओनली फिजिबल इफ
infrastructure is there to provide financial inclusivity or if finance is easily available. ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क टू सर्व द क्रेडिट नीड्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एंड पीपल इन द रूरल एरिया. ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, जैसे आपका क्रेडिट स्कोर, अगर हम बैंकिंग क्रेडिट स्कोर की बात करते हैं उसके बेसिस के ऊपर आपको लोन्स मिलते हैं ना, तो ऐसे ही एमएसएमई सेक्टर जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर वुड बी सेटअप, जिसको देख के बैंक्स जो है उनको इजी लोन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं. और ये कह दीजिए आप कि इजी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर उनको लोन जो है प्रोवाइड किया जा सकता है. नाफिड टू बी सेटअप पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और जेस्टेशन पीरियड इसका बहुत ज़्यादा है. मतलब क्या, रिकवरी वहाँ से बहुत कम और बहुत देर से आती है. ठीक, नाउ रीवैम्प्ड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री टू बी रोल्ड आउट इन 2025. Then rationalization of requirements and procedures for speedy approval of company mergers. हाँ, कंपनी मर्जर है, डीमर्जर, मर्जर, इसमें टाइम लग जाता है, तो उसको भी स्पीड अप किया जा रहा है. नाउ दिस इज मेनली फोकसिंग ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है, उसको एनहांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए. इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जो है आपकी एफडीआई की लिमिट, इट हैज़ बीन एनहांस टू 100%. अब इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया में पॉवर्टी को कम करने में बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है. वो कैसे? अगर आप कोई भी पुराने सर्वेज उठाओ या लेटेस्ट सर्वेज उठाओ तो आपको पता चलेगा वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड द पॉवर्टी इन इंडिया, वो क्या होता है, स्लिपेज इन द पॉवर्टी. कैसे? घर में कोई एक भी बंदा बीमार हो गया, आज की डेट में जो मेडिकल सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी. एक भी बंदा बीमार हुआ, 10 लाख 20 लाख उसके ऊपर लगा, तो जो मिडिल क्लास फैमिली है दे विल स्लिप इनटू द पॉवर्टी. ठीक, और आज की अगर डेट में आप इंश्योरेंस सेक्टर की पेनिट्रेशन की बात करो, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस जो आपका है, तो बहुत ही कम 5 से 6% जो है आपकी पेनिट्रेशन है इंडिया में. और मैं 5 से 6% की बात कर रहा हूँ, व्हीकल इंश्योरेंस की नहीं, वो तो आपकी मजबूरी है, आपको करवाना पड़ता है. ठीक है, आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात कीजिए, आप लाइफ इंश्योरेंस की बात कीजिए, उसकी पेनिट्रेशन बहुत कम है. मेरी वीडियो को सुनने वाले जो लोग हैं, आप लोगों में से भी मेजॉरिटी वो हो सकते हैं जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस ना हो. ठीक है, लाइफ का मतलब होता है मरने के बाद पैसा मिले, हेल्थ इंश्योरेंस है बिमार हो गए तब पैसा मिले. ठीक, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर का जो है इंडिया में बहुत बड़ा रोल है. बट क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर इन इंडिया, सो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो बहुत कम है आज की डेट में. तो उसको एनहांस करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ एनहांस्ड द एफडीआई लिमिट अप टू 100%. ठीक है, अप टू 100. अब तो आप कहोगे कि सर यार पहले भी तो 74% थी. 74% में फिर भी एक फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आना पड़ता. बट अब क्या है, 100% दे कैन सेट अप देयर ओन कंपनी इन इंडिया एंड देयर पॉलिसीज एंड ऑल, वो सारी की सारी अपने अकॉर्डिंग उनको चलाने में हेल्प मिलेगी. ठीक, नाउ टैक्स रिफॉर्म्स, यस, सबसे बड़ा जो है आज के बजट में मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है. और मिडिल क्लास का सबसे बड़ा इशू क्या है, डिस्पोजेबल इनकम. पिछले कई सालों से आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से, और आपकी इनकम उतनी नहीं बढ़ी. ठीक, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रही है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा था, इनकम जो है उतना नहीं इम्प्रूव हो पाया, जिसकी वजह से द डिस्पोजेबल इनकम और परचेजिंग पावर ऑफ द मिडिल क्लास ऑफ द इंडिविजुअल और द हाउस होल्ड वो बहुत कम हुआ. आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टैक्स रिफॉर्म्स, और उस टैक्स रिफॉर्म में इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात मत कीजिए. सबसे बड़ा अगर डिस्पोजेबल इनकम की बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका डायरेक्ट टैक्सेस का. तो डायरेक्ट में इनकम टैक्स जो है वो आप लोग पे करते हो, तो मिडिल क्लास, मेजॉरिटी जो मिडिल क्लास है दे आर पेइंग इनकम टैक्स. तो आज का जो टैक्स रिफॉर्म है उससे ये लगता है कि मेजॉरिटी जो मिडिल क्लास है उसका बहुत बड़ा चंक जो है टैक्स पेमेंट से बच जाएगा. आप ये मान के चलिए, या आपकी टैक्स लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से इनकम डिस्पोजेबल आपका बढ़ जाएगा और आप अपने एक्सपेंडिचर के लिए, अपने पर्पज़ के लिए, यूज़ के लिए उस पैसे को यूज़ कर पाओगे. ठीक है, सो ये जो टैक्स रिफॉर्म है ये ओवरऑल डिमांड को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इंडिया में. ठीक, और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, ठीक है, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के ऊपर भी गवर्नमेंट ने बात की है. यस, एवरी बजट गवर्नमेंट विल बी फोकसिंग ऑन रेगुलेटरी रिफॉर्म्स. तभी ग्रोथ हो संभव है, पॉसिबल है, इफ गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द रेगुलेटरी रिफॉर्म्स. ठीक है, हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स वुड बी सेट अप. इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स फॉर द स्टेट्स. नाउ देयर आर वेरियस इंडेक्सेस. नाउ देयर इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स,
फॉर द स्टेट्स, इट इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय नीति आयोग, जिसमें क्या होता है कि स्टेट्स कितना रेडी हैं एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक, इन अ सिमिलर मैनर नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जिसको बोल सकते हैं ना। कॉपरेटिव तो होता है, कॉम्पिटिटिव, आपस में स्टेट्स में कॉम्पिटिशन करवाना ताकि हर स्टेट एक दूसरे से ज्यादा डेवलप होने की कोशिश करे। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स फॉर द स्टेट्स वुड बी इंट्रोड्यूस। ठीक है, देन FSDC mechanism to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions along with the framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. Yes, कुछ नहीं है, जो भी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं उनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर क्या है क्या नहीं, बैंकिंग के ऊपर कैसे है, उनका बैंकिंग का बिजनेस जो है रेगुलेशंस के बाद बढ़ा है कम हुआ है, उसको सारी चीज़ों को चेक करने के लिए जन विश्वास बिल टू डीक्रिमिनलाइज। अब एक इसमें भी इंट्रोड्यूस किया गया चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू जन विश्वास बिल। क्लियर? नाउ rationalization of custom tariff structure for industrial goods. Yes, government wants to focus on export of the goods. या ये कह लीजिए कि आप इंपोर्ट को सस्ता करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहते हैं। क्लियर? तो उसके लिए क्या है, various tariff rates were there, so removal of 7 tariff rates has been done by the government. Now apply not more than one cess or surcharge. जो भी आपका जो है गुड्स है, सेस एंड सरचार्ज, मल्टीपल सेस एंड सरचार्जेस आर बीइंग अप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है सेस और सरचार्ज के ऊपर क्या है क्या नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन इसको लेवाई कर सकता कौन नहीं कर सकता वो आपको देखना है। ठीक, और अप्लाई इक्विवेलेंट सेस टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस ऑन मोस्ट आइटम्स एंड लोअर सेस ऑन सर्टेन आइटम्स। हाँ, सेस क्या है, एक तरह का टैक्स ही तो है। अब क्या होता है, आपका जो इंडियन प्रोड्यूसर है और इंडियन इंपोर्टर है, ही और शी हैज़ टू पे अ टैक्स, अ सेस, अ सरचार्ज टू द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से उसका इंपोर्ट जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। एंड वंस द इंपोर्ट प्राइस हैज इंक्रीज, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट हैज इंक्रीज्ड, which will make their exported products less competitive in the international market. तो हमारे एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है नंबर ऑफ सेस एंड सरचार्ज उनको कम कर रही है ताकि प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स हैं, कुछ सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए उनको ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। कैपिटल गुड्स है, लिथियम आयन बैटरीज है, मोबाइल फोन्स है, ईवीज हैं। ठीक है, प्रमोशन ऑफ एमआरओ जो है, एमआरओ इंडस्ट्री, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। एग्जम्पशन फॉर 10 ईयर ऑन गुड्स फॉर शिप बिल्डिंग एंड शिप्स फॉर ब्रेकिंग, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ रेलवे गुड्स। अब देखिए गवर्नमेंट इसको बोलते हैं सनसेट क्लॉज एग्जम्पशन। ठीक है, क्यों दिया जाता है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, शिप बिल्डिंग हो गई, रेलवे के लिए आप बात कर ली जाए, जिनमें अगेन रिकवरी रेट बहुत लेट है। ठीक है, बहुत स्लो है, उसके लिए एग्जम्पशन जो है वो दी जा रही हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ड्यूटी फ्री इनपुट फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर, जैसे हमने पहले भी देखा हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर जो है दीज आर लेबर इंटेंसिव सेक्टर। ठीक है, तो इनके लिए इंपोर्ट जो है ड्यूटी फ्री करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने की बात की जा रही है। ठीक है, ट्रेड फैसिलिटेशन, अगेन ट्रेड फैसिलिटेशन मतलब इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए बात की गई है। ठीक, नाउ इम्प्रूव्ड एक्सेस टू लाइफ सेविंग वैक्सीन। यस, लाइफ सेविंग वैक्सीन जो है 36 लाइफ सेविंग मेडिसिन हैव बीन एडेड इनटू एग्जेम्प्ट लिस्ट। ठीक है, उनको कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी है। ठीक है, 6 मेडिसिन विद 5% ड्यूटी लिस्ट, ड्यूटी उनके ऊपर कम कर दी। देखिए इंडिया जो है वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स है इन द वर्ल्ड, बट इंडिया में R&D नहीं है। हम जो है जेनरिक ड्रग्स बनाते, जिसके लिए रॉ मटेरियल जो है, ठीक है, एक्टिव जो रॉ मटेरियल जो आपका यूज होता है, दिस वी आर इंपोर्टिंग इन इंडिया। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाए तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, जिससे इंडियन ड्रग्स वुड बिकम मोर कॉम्पिटिटिव फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर? नाउ डायरेक्ट टैक्सेशन प्रपोजल, एज आई सेड, आपके टैक्सेशन जो है उसको चेंज किया गया है सिस्टम को। ठीक, आपके टैक्स बर्डन को कम किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। क्लियर है? और उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ TDS TCS फॉर ईजिंग डिफिकल्टीज।
ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। फॉर सिविल सर्वेंट्स जो आपका सर्विसेज स्टूडेंट है, सॉरी, ठीक है, तो उनके लिए ये नंबर्स ज़्यादा मायने नहीं रखते। क्लियर है, ध्यान रखियो। इनकरेजिंग वॉलेंट्री कंप्लायंस और उसके बाद रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन के ऊपर फोकस किया गया है, और एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, टैक्स सर्टेनिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स आर देयर। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी वी आर इंपोर्टिंग इन इंडिया फ्रॉम चाइना, तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की बात है, ठीक है। टनेज टैक्स स्कीम फॉर इनलैंड वेसल्स, वेसल्स जो है इनलैंड वेसल उनके ऊपर टनेज के हिसाब से टैक्सेशन की बात की जा रही है। एक्सटेंशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ 5 years ऑफ स्टार्टअप्स, ठीक है। तो ये सारी जो स्कीम है, अगर बात की जाए स्पेसिफिक बेनिफिट्स टू शिप लीजिंग यूनिट्स, इंश्योरेंस ऑफिसेज, ट्रेजरी सेंटर्स फॉर ग्लोबल कंपनीज which are set up in IFSC. IFSC is इंटरनेशनल फाइनेंस जो आपका सेंटर, ठीक, गिफ्ट सिटी के नाम से जिसको आप जानते हो। क्लियर है? नाउ यस, सो दीज आर द मेजर स्कीम्स which have been introduced by the government in this budget. और उसके बाद अगर बात की जाए, ये आपको पता होना चाहिए यार कि इंडिया की गवर्नमेंट का जो मेजॉरिटी इनकम है वो कहाँ से हो रही है, ठीक है। ये सिविल सर्विसेज में भी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है, या किसी भी तरीके से यूपीएससी कैन फ्रेम स्टेटमेंट ऑन दिस। तो मेजॉरिटी इनकम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो क्या है? इनकम। इनकम का मतलब होता है चाहे वो इनकमिंग होनी चाहिए, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन और इट इज अर्नड बाय द गवर्नमेंट। मेजॉरिटी क्या है? बोरोइंग, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास कहां से आता है? बाय बोरोइंग। उसके बाद जो है, अगर टैक्सेशन सिस्टम की बात की जाए, ध्यान रखियो, टैक्सेशन सिस्टम की अगर बात की जाए, हमें लग सकता है कि जीएसटी वुड बी कंट्रीब्यूटिंग द मैक्सिमम टुवर्ड्स द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, बट इनकम टैक्स इज कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम टुवर्ड्स द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद नंबर आता है आपका जीएसटी का, उसके बाद आपका नंबर आता है कॉर्पोरेट टैक्स का, फिर एक्साइज ड्यूटीज एंड ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट एंड वेयर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग द मनी। अब देखिए, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के ऊपर है वो क्या है? स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ठीक है। फाइनेंस कमीशन इज देयर। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग सेंटर को 41% जो है उसकी इनकम का वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्लियर है? तो वो हो गया। देन इंटरेस्ट पेमेंट, वट एवर लोन। अब देखिए, सबसे बड़ा इनकम का सोर्स क्या है? आपका बोरोइंग। तो फिर सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर भी तो वही होना चाहिए, वो दिख भी रहा है, इंटरेस्ट जो हम उसके लिए पे करते हैं। क्लियर है? सो दीज आर द एरियाज वेयर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग इट्स मनी। और उसके बाद तो जस्ट आपका एक गवर्नमेंट ने अपने डॉक्यूमेंट में वो ऐड किया है कि कहाँ से कितना कैपिटल रिसीट जो है। अब यूपीएससी का एक उसका ट्रेंड रहता है, ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी कि पिछले 4-5 साल से रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट केप्ट ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये आपका ट्रेंड के बेसिस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आए तब आपको ये चीजें हेल्प करेंगी, अदरवाइज स्टैट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको इतना जरूर पता हो यार, व्हाट इज कैपिटल रिसीट, व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डन, ठीक है। और उसके बाद जी डेफिसिट ट्रेंड्स, डेफिसिट्स आपको पता होने चाहिए। 4 जो है, कई 4-5 डेफिसिट्स हैं। फिस्कल है, बजट है, देन रेवेन्यू है, इफेक्टिव रेवेन्यू है एंड प्राइमरी डेफिसिट है। और ये ट्रेंड भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। यहां ईयर वाइज ट्रेंड आपको दिया गया है, दैट फिजिकल डेफिसिट कैसे, रेवेन्यू, इफेक्टिव एंड प्राइमरी डेफिसिट। आप सबको ये इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए और इनका पर्पस क्या है, कैसे कैलकुलेट करते, ये चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। क्लियर है? नाउ अगेन आपके नंबर्स हैं, आपको इनसे कोई ज़्यादा फोकस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, डिफेंस है, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर, कितना पैसा जो है किस किस मिनिस्ट्री को, एरिया को दिया गया है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बजट, ठीक। आज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अभी हमने क्या डिस्कस किया है, वट एवर स्कीम, वट एवर डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट, उसको हमने एक बार ब्रीफली चेक किया है, ठीक है। नाउ इन द कमिंग सेशन आई विल बी टेकिंग अ लाइव सेशन एंड वेयर इन दैट सेशन आई विल बी थॉरली डिस्कसिंग द करंट जो आपका बजट है, ठीक है। तो उसके बेसिस के ऊपर हम आगे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।